हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म के माइंड मैप की बातें करने वाले हैं। किस तरह से मैग्नेटिज्म को हम लोग रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप, आज इस बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के माइंड मैप को देखा था आपने, उम्मीद है उसको डाउनलोड किया होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ था, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा दिया रहता है। अगर मैं माइंड मैप या नोट्स की बातें कर रहा हूँ तो टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ जा करके उसको खोलोगे, आपको जो इस क्लास का नोट्स है लाइक मैग्नेटिज्म का माइंड मैप है, उसके साथ में आपको पिछले नोट्स भी जो हैं वहाँ पर अपलोडेड मिल जाएंगे। आप जा करके वहाँ से उनकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज किसकी बात करनी, मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई माइंड मैप बनाएं तो हमें उसका एक ऊपर से एक आइडिया होना चाहिए कि हम एक्चुअल में हमें मैग्नेटिज्म में सीखना क्या होता है। जैसे मैग्नेटिज्म की हम बात करें, ठीक है, मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैंने तरीका आपको बताया माइंड मैप बनाने का। सेम उसी तरह से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग चलेंगे। जहां हम लोगों से गलतियां होंगी वहां अपन नोट्स खोलेंगे, जो कि एक प्रॉपर तरीका होता है किसी भी माइंड मैप को बनाने का, कि जहां पर भी आपसे गलतियां हो वहां पर आप नोट्स खोलो और उस गलती को सुधारो और ज्यादा समय तक उस चीज को याद रखो, ठीक है। तो माइंड मैप, सॉरी, मैग्नेटिज्म जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दो एस्पेक्ट आते हैं। जब भी किसी चीज़ की कैलकुलेशन की बात आती है वहाँ पर, तो दो एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन। और दूसरी जो उसमें कैलकुलेशन आती थी वो आती थी मैग्नेटिक फोर्स की कैलकुलेशन। लाइक पहले हम लोग क्या करते थे कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स लेते थे, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, याद है। फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने जब अलग अलग तरह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट लॉज भी देखे थे, उसके बाद हम लोगों ने फोर्सेस कैलकुलेट किए थे। लाइक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, एक वायर पे कितना फोर्स लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे कितने फोर्सेस लगते हैं, ये बातें हम लोगों ने करी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं उसी एस्पेक्ट को उठा के चलते हैं कि लाइक पहला एस्पेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म का पहला जो पार्ट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें भी अपन दो लॉस पढ़े थे, याद करो। एक था हमारे पास वाट-सावर्ट लॉ और दूसरा था हमारे पास एम्पियर्स सर्किट लॉ, याद है। पहला था हमारे पास वाट-सावर्ट लॉ, वाट-सावर्ट लॉ, और दूसरा था हमारे पास एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। फिर इनकी हेल्प से हम लोगों ने जो वाट-सावर्ट लॉ था वो हम किसी भी बॉडी पे अप्लाई कर रहे थे, और उसका जो फॉर्मूला था वो हमारे पास कुछ इस तरह से था कि डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता था यहाँ पर, ठीक है, वाट-सावर्ट लॉ से। और एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या आता था हमारे पास, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इंटीग्रल कोई भी एक हम यहाँ पे क्लोज लूप लेते थे। जैसे याद करो गॉस लॉ में हम लोग क्लोज सरफेस लेते थे, वैसे यहाँ पर क्लोज लूप लेते थे, ठीक है। फॉर अ क्लोज लूप बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, याद है। ये था हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। अब दोनों लॉज, लाइक ये जो लॉ था ये हमारे पास किसी भी बॉडी के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तरीका हो सकता था। इससे हम लोग किसी भी बॉडी के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ गॉस लॉ की तरह ही हम लोगों का जो सिमेट्रिक सिस्टम्स होते, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्या बात कर रहे थे अपन कि वाट-सावर्ट लॉ जो था वो किसी भी बॉडी पे हम अप्लाई कर सकते थे, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ना सिमेट्रिक हो, कुछ भी हो। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ जो था ये केवल और केवल सिमेट्रिक बॉडीज पे ही लगता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अब हम देखते हैं कि किन किन सिस्टम्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड में कैलकुलेट करा था। याद करो हमने कुछ वायर्स के लिए किया था जिसमें करंट कैरिंग वायर्स थे, ठीक है। इनफाइनाइट था, फाइनाइट था। इनफाइनाइट के लिए जो था उसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी कर सकते हैं और वाट-सावर्ट लॉ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनाइट वायर है तो वो सिर्फ और सिर्फ वाट-सावर्ट लॉ से ही होगा, क्योंकि फाइनाइट वायर सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, ठीक। अच्छा, तो अब हम देखते हैं डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो हमारे पास ये दो लॉज हो गए। अब इन दोनों लॉज को मिलाकर के हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक। इधर लिख लेते हैं, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, तो डायरेक्टली लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम्स। या फर्स्ट चलो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था एक वायर,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था, एक वायर, और वायर पहला किस तरह का था, फाइनाइट वायर, ठीक है। तो पहला वायर था हमारे पास फाइनाइट वायर, ठीक। तो वायर में हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट, इधर दिख रहा है आपको, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कि कभी कभी बोर्ड छुप जाता है अपने आप, ठीक। फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती थी, वो आती थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई R म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हमारे पास फाइनाइट के लिए आता था, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए जब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 हो जाते हैं तो ये 1 1 मिलकर 2 से 2 कैंसिल होता है, तो यहाँ पर B आता है हमारे पास म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वायर। दूसरा क्या सिस्टम था हमारे पास, दूसरा था हमारे पास रिंग। दूसरा हमारे पास क्या था, रिंग। रिंग के भी 3 केस थे, एक हमारे पास उसके सेंटर पे, एक हमारे पास उसकी एक्सेस पे, और दूसरा किसी एक आर्क की, रिंग की एक टुकड़ा यानी आर्क की वजह से। तो जब सेंटर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे तो हमारे पास क्या आता था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R, ठीक है। जहां पर भी फॉर्मूला ना याद आए तो आप अपने नोट से एक बार देख करके लिखो, लेकिन लिखो जरूर, ठीक। एक्सेस पे हमारे पास B क्या आ रहा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है तो मैंने शॉर्ट में से लिख दिया, ठीक है। R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक, यही था। एक बार अगर कंफ्यूजन हो लाइक इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। आर्क के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू थीटा। थीटा मतलब जो भी जितने भी एंगल की आर्क है, लाइक π/2 या π/4, जितने भी एंगल की आर्क है उसको यहाँ पर रेडियन में रखना है, यहाँ पर उसको 90 और 180 में मत रखना, इसको रेडियन में रखना, यानी π/2 3π/4 इस तरह से इसकी लेंथ यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड उस आर्क की वजह से उसके सेंटर पर आएगा, उस आर्क की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, ये रिंग हो गया, ये आर्क हो गया, और क्या क्या था हमारे पास, और क्या क्या था हमारे पास, और था हमारे पास सोलेनॉइड। क्या था हमारे पास, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना था हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड थी। अगर हमारे पास फाइनाइट थी तो क्या आ रहा था, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। आई होप सो ये करेक्ट था, लेट मी चेक। अब यहीं पर देखो फिर से वही बात आई, यहीं पर वो रोल आता है कि आपको चेक करना है कि लाइक मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। हो सकता है मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं अपने नोट्स उठाऊंगा और खोल करके देखता हूँ। एक सेकेंड, मान लो मैंने अपने नोट्स उठाए, ठीक, और ये मेरे पास अभी माइंड मैप ही है जो आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन आपने क्या किया, अपने नोट्स उठाए और देखा, आप उस माइंड मैप की सहायता से भी देख सकते हो कि मैंने देखा सोलेनॉइड क्या था हमारे पास, म्यू नॉट NI cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 2। बस एक गलती हमने करी थी, क्या करी थी, यहाँ पर बाई 2 नहीं लगाया था, यहाँ पे बाई 2 होता है। अब ये जो गलती थी ये हमें ज्यादा समय तक कंठस्थ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने गलती करी है ना और उसको करेक्ट किया फिर, तो ये हमें ज्यादा समय तक याद रहेगी, ठीक है। सोलेनॉइड हो गया, मैंने बताया ये फाइनाइट सोलेनॉइड है, ये किसकी वजह से, फाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक है। ये हमारे पास फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट की बात करें, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये हमारे पास इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम्स हुए, और क्या क्या सिस्टम में याद है, और क्या क्या सिस्टम, ये हमने करंट कैरिंग वायर ले लिया, फिर हमने इसके बाद करंट कैरिंग रिंग ले ली, फिर सोलेनॉइड ले ली। जब वायर की बात करते हैं तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करी कि सॉलिड हो सकता है और हॉलो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम अगर सॉलिड वायर की बात करें, वायर में भी 2 प्रकार, ठीक है, वायर के भी 2, लेकिन हम इनफाइनाइट की बात करेंगे, इनफाइनाइट में ही बात करेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट में ले लेते हैं इसको कि इनफाइनाइट के भी 2 प्रकार, एक हमारे पास हॉलो, एक हमारे पास सॉलिड। दोनों के लिए 2 केस, एक R लेस देन R और एक R ग्रेटर देन R। इसके लिए भी R लेस देन R, R ग्रेटर देन R। जब R लेस देन R के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास B क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर जब एम्पियर सर्किट लगाएंगे तो हमारे पास I इन 0 होगा, क्योंकि अंदर कोई भी करंट नहीं है, तो B इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बाहर क्या आएगा, बाहर सेम ही आता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। सिमिलर अब यहाँ पे आ जाओ सॉलिड के लिए बाहर तो सेम ही रहेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, लेकिन अंदर चेंज हो जाता है। अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट
जे आर बाई टू, जहाँ पे जे करंट डेंसिटी है, ठीक है, उसको आप आई के टर्म्स में कैलकुलेट करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे जब अंदर की बात होती है तो डायरेक्टली आप जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के बढ़ाने पे बढ़ता है। जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचे तो वहां पे वो मैक्सिमम हुआ, उसके बाद क्या होता है फिर 1/r के साथ यहाँ स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देखेंगे। जो कैपिटल आर फिक्स लगता है, लेकिन स्मॉल आर जो होता है वो वेरिएबल होता है, तो आप यहाँ पर भी स्मॉल आर ही कर लो, ठीक है, इसमें भी आप स्मॉल आर कर लो, क्योंकि कैपिटल आर लगता है कोई रेडियस है, ठीक है, स्मॉल आर कोई डिस्टेंस लगती है, ठीक है। ये बात हमने करी, हमने सॉलिड वायर की बात करी, हमने हॉलो वायर की बात करी। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या माइंड में बनाने का तरीका समझ आ रहा है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जब बात करी थी तब भी इसी तरह से बातें करी थी कि किस तरह से हमें माइंड में बिल्ड करना है, ठीक है। अगली बात, हमने कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करी, हमने मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट सिस्टम्स की वजह से निकाला। दूसरा हमारे पास कैलकुलेशन आती थी, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कैलकुलेशन। तो फोर्स कैलकुलेशन में मतलब हमारे पास कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, उसमें हमने कोई एक सिस्टम रखा, लाइक हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा, या हमने कोई एक सिस्टम लाइक वायर, करंट कैरिंग वायर रख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स कब लगेगा? जब हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक सिस्टम रखेंगे, लाइक मूविंग चार्ज हो गया, चार्ज अगर मूव करेगा, याद करो स्टार्टिंग में ये बात करते हैं कि चार्ज अगर मूव करेगा तभी फोर्स लगेगा, या हमने वायर रखा हुआ। तो पहली बात हम करते हैं मूविंग चार्ज पे, मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज पे क्या फोर्स लगता है? याद करो, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर v वेलोसिटी से कोई चार्ज, जिसका चार्ज q है, वो b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। दूसरा हमारे पास करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक है। क्या आता था इसके ऊपर फोर्स? F इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डीएल क्रॉस बी, आई डीएल क्रॉस बी। क्या मैं करेक्ट हूं? बिल्कुल मैंने सही फॉर्मूला लिखा है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, F इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी, ठीक है। ये बात अपने को समझ आई, ओके। अब क्या क्या हम सोच पा, देखो हमें क्या करना है, जो जो हम सोच पा रहे हैं, माइंड में हमेशा ये होता है, पहले आप जो जो सोच पा रहे हैं वो लिखते चलो, उसके बाद में जो बच जाए वो आप अपने नोट्स की सहायता से उसमें ऐड कर लो, ठीक है। तो अभी मेरे को इतना याद आया। अब मेरे को और चीज याद आ रही है कि अगर चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका कुछ एक पाथ आता है, लाइक हमने एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया, डिपेंडिंग ऑन इट्स ओरिएंटेशन इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। लाइक अगर हमने चार्ज परपेंडिकुलर एंटर कराया है तो उसका जो पाथ है वो अलग होगा, अगर हमने उसको पैरेलल एंटर कराया है तो उसका पाथ अलग होगा, और अगर हमने उसको लाइक किसी एंगल पे एंटर कराया है तो उसका पाथ अलग होगा, ठीक है। तो मूविंग चार्ज के लिए इसके पाथ आते हैं कुछ, ठीक है। वो पाथ क्या क्या होते थे हमारे पास? अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर कर दिया, यानी V और B पैरेलल है तो V क्रॉस B 0 हो जाएगा, यानी 4 0 वो सीधा एंटर कर जाएगा। यानी पाथ अगर हमने उसको पैरेलल, ये जो पैरेलल लिखा हुआ है ना, ये पैरेलल का मतलब है अगर मैंने पैरेलल एंटर करा, चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ से शायद दिख ना रहा हो, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर हमने पैरेलल टू, चलो इसे लिख लेते हैं, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर कराया है तो उसका जो पाथ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से मैं जरूर बता रहा हूं क्योंकि आपको पाथ याद रखना होता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज एंटर कर रहा है तो उसका पाथ क्या होगा। अगर पैरेलल एंटर किया तो स्ट्रेट लाइन, अगर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर किया, अगर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर किया तो उसका पाथ होता है हमारे पास सर्कुलर, कैसा? सर्कुलर, ठीक है। और अगर एंगल पे एट थीटा एंगल, अगर किसी एंगल पे एंटर किया है तब जो उसका पाथ होता है दैट इज हेलिकल पाथ, क्या बात क्लियर है? हमने क्या बात करी? मूविंग चार्ज है, अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, पैरेलल एंटर करता है तो स्ट्रेट लाइन, किसी उसके परपेंडिकुलर एंटर करता है तो सर्कुलर, और अगर किसी एंगल पे एंटर करता है तो उसका पाथ हेलिकल होगा, ठीक है। अच्छा, करंट कैरिंग वायर पर हमने फोर्स भी लिख लिया, सॉरी करंट कैरिंग वायर, हाँ फोर्स लिख लिया, ठीक है, ओके। पाथ भी होगा, ये सारी चीजें हो गई। अगली चीज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट की, मैग्नेटिक मूवमेंट। किस तरह से इसका डिफरेंट फॉर्मूला लिखते हैं? M इज इक्वल टू आइए बैठिए चाय वाय पीजिए, ठीक है। M इज इक्वल टू आइए, ऐसे याद रखते हैं हम लोग। अगर इसमें n कॉइल्स थी तो हम यहाँ पर, सॉरी n नंबर ऑफ टर्न्स थे तो वहां पर हम NIA लगा देते हैं, ठीक है।
चीज़ ध्यान रखना। ओके हमने देखो मतलब यहाँ तक मुझे चीज़ें याद आती हैं कि अच्छा फटाफट फटाफट हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि इसमें और क्या चीज़ें थी, तो आप अपने वहीं पर रोल आता है नोट्स का, क्या आप नोट्स अपने उठाओ और देखो कि क्या क्या चीज़ें भी हमसे छूट रही है। हमने मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा यहाँ पर, इसके बाद और क्या क्या कंडीशंस हमें याद आनी चाहिए, और हमें बाउंड्री कंडीशंस लिख सकते हैं यहाँ पर, और हम वहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस लिख सकते हैं। बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस में हमारे पास क्या क्या था, बाउंड्री कंडीशंस में हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन थी। एक था हमारे पास बी पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर अबव इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर बिलो, ठीक है, और दूसरा था हमारे पास बी पैरेलल अबव माइनस बी पैरेलल बिलो इज इक्वल टू म्यू नॉट के कैप, राइट, म्यू नॉट के, सॉरी म्यू नॉट के, जहां पे के क्या था हमारे पास, के क्या था यहाँ पर, के था हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस करंट डेंसिटी, ना कि चार्ज डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी। अब ये अगर करंट डेंसिटी की बात आई तो सरफेस करंट डेंसिटी और वॉल्यूम करंट डेंसिटी दो टाइप की करंट डेंसिटी होती है, ठीक है, तो हम करंट डेंसिटी भी डिफाइन कर लेते हैं। करंट डेंसिटी एक हमारे पास हो गई सरफेस करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी, और दूसरी हमारे पास हो गई वॉल्यूम करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ठीक है। सरफेस करंट डेंसिटी को हम लोग के से दिखाते हैं, वॉल्यूम करंट डेंसिटी को हम लोग जे से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है, डी आई बाई डी एल परपेंडिकुलर, ये सरफेस की बात हो गई, ठीक है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो डी आई बाई डी ए परपेंडिकुलर, मतलब कितने एरिया, जब एरिया से करंट एंटर करेगी तो एक वॉल्यूम में जाएगी, और जब लेंथ से एंटर करेगी तो वो एरिया में जाएगी, समझ रहे हो ना, मतलब लाइक अगर ऐसे एंटर किया, ये लाइन है, इससे करंट एंटर करेगी तो एक प्लेन में जाएगी, मतलब वो एक एरिया कवर करेगी, इस वजह से वो सरफेस करंट डेंसिटी है। लेकिन अगर वॉल्यूम में एंटर, मतलब ऐसा समझ लो एक एरिया में एंटर कर दी, अब करंट एक एरिया में एंटर करेगी तो अंदर एक वॉल्यूम तय करेगी, इस वजह से यहाँ पर वॉल्यूम वाले में एरिया में एंटर करती है और सरफेस वाले में वो लेंथ में एंटर करती है, ठीक है। ये बातें अपने करी। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट में ही, जब मैग्नेटिक मूवमेंट हमने लिखा तो इसमें एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम, आई थिंक, हाँ याद, एंगुलर मोमेंटम, इनका जो रेशियो था वो हमेशा Q/2m आता है, ये फिक्स है। इससे बहुत सारे सवाल होते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट और, मतलब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दिया होगा, कोई भी सिस्टम दिया होगा, उसका आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ सकता है, चार्ज अगर दिया गया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे m जो है मास है, ठीक है, m जो है मास है, और ये बड़ा वाला m जो है, ये छोटा वाला m जो है ये मास है, और ये जो बड़ा वाला m है ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। कुछ और छूट रहा है, ठीक है, हमने ये किया, ये किया। अच्छा, इसी में क्या बात करते हैं हम लोग, डाइवर्जेंस और कर्ल की। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस म्यू डॉट बी कितना होता है, 0, और म्यू क्रॉस बी कितना होता है, म्यू नॉट जे। अब इसमें एडिशनल टर्म जो आता है वो आता है हमारे पास EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब हम पढ़ते हैं क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी, डी बाई डी टी, ये आता है हमारे पास, जिसमें ये हमारे पास साफ साफ लिख देता हूँ, क्या था हमारे पास, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी, ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से ये कर लाता है, ठीक है। ओके, कुछ छूट रहा है क्या, हाँ एक चीज और छूटी, टॉर्क, वही चीज है ना, जो जो चीज छूटती जाए उसको बाद में लिखते जाओ, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस बी, सिंपल m क्रॉस बी, ये भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और कुछ छूटा, और कुछ छूटा, लॉरेंज फोर्स, यानी अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है तो उस पर जो टोटल फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स। इसकी जो इक्वेशन होती है क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू ई, ठीक है, ये हो गया हमारे पास लॉरेंज फोर्स। और कुछ छूटा, आई होप कि आप कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने यहाँ पर, जो जो इस माइंड मैप में मैंने दिया हुआ था, मतलब मैंने मैग्नेटिज्म की चीजें, लाइक मैंने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक की चीजें कवर करी थी, इसमें मैंने मैग्नेटिज्म की चीजें कवर करी। यहाँ पर EMI का पोर्शन नहीं आया हुआ है, EMI के लिए अलग क्लास बन जाती है, ठीक है, वो अलग हमारा माइंड मैप है उसका। तो ये सारी बातें हमने करी मैग्नेटिज्म की। अगर कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।
या आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के बोल सकते हो। ये माइंड मैप आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर आपको ये माइंड मैप मिल जाएगा। इसके साथ में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी माइंड मैप मिलेगा, जो भी वहीं पर अपलोडेड है। इसके अलावा प्रीवियस जो नोट्स मैंने दिए थे वो भी उसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड हैं, जाकर के डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।